अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सेकेंड में मैं उन एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करूंगी जो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इनमें सबसे पहला पैंक्रियाज है, फिर लीवर है, फिर गॉल ब्लैडर है। पैंक्रियाज ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा लीवर बाइल का प्रोडक्शन करते हैं जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। इसमें सबसे पहले मैं पैंक्रियाज का डिटेल बताऊंगी, फिर लीवर का डिटेल बताऊंगी और फिर गॉल ब्लैडर का डिटेल बताऊंगी। अगर पैंक्रियाज की बात की जाए तो पैंक्रियाज एक गुलाबी रंग का, पिंकिश कलर का एक मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में पाया जाने वाला एक्सेसरी ऑर्गन है। इनकी लोकेशन देखी जाए तो स्टमक के ठीक पीछे डिओडिनम के क्लोज एसोसिएशन में पाए जाते हैं। अगर इनके साइज़ की बात करें तो ये 6 से 10 इंच लंबे ऑर्गन हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल कंडीशन में होते हैं, यानी कि ये एब्डोमिनल लाइनिंग के पीछे जहाँ किडनी और ब्लैडर होते हैं वहीं पर पैंक्रियाज भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पैंक्रियाज में 3 रीजन्स होते हैं, पहला हेड, दूसरा बॉडी और तीसरा टेल। पैंक्रियाटिक हेड जो सेकेंड डिओडिनम के पार्ट से जाके मिलते हैं, जबकि टेल जो होते हैं वो स्प्लीन की तरफ मुड़े होते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट जो होते हैं वो पैंक्रियाज से लंबाई में फैले होते हैं और ये डिओडिनम के सेकेंड पार्ट में एक ओपनिंग जिसको एम्पुला ऑफ वाटर कहा जाता है उसी की मदद से डिओडिनम के सेकेंड पार्ट में जाके खुलते हैं। इसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेशन में सबसे पहले हम आर्टरी देखते हैं। तो पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरीज की सप्लाई होती है। साथ ही साथ हिपैटिक आर्टरी के सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अपने ब्रांचेस भी इसमें होते हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इंफीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरीज प्रोवाइड करती है, जबकि गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी सुपीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी प्रोवाइड करती है। अब मैं वेन की बात करती हूँ तो इसमें पैंक्रियाटिक डिओडिनल वेन्स जो कि पोर्टल वेन में जाके ख़त्म होते हैं। स्प्लेनिक वेन जो पैंक्रियाज के पोस्टीरियर साइड में होता है। पैंक्रियाज की पोस्टीरियर बॉडी में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन के यूनियन से पोर्टल वेन बनता है। एक बात याद रखना कि कुछ लोगों में, लगभग 40% लोगों में इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन के साथ जाके जुड़ते हैं या फिर ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के साथ जाके जुड़े होते हैं। अगर पैंक्रियाज के फंक्शन की बात की जाए तो ये ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि पैंक्रियाज को एक मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और साथ ही साथ ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन डक्ट के माध्यम से किसी ऑर्गन में पहुंचाता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि वो ग्लैंड जो कि अपना सिक्रेशन बिना किसी डक्ट के माध्यम से डायरेक्ट जाके ब्लड में मिल जाता है। तो यानी कि जो भी हार्मोन बनता है वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है, जबकि जो भी एंजाइम्स बनते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। तो पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करते हैं क्योंकि इसमें हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ एंजाइम का भी प्रोडक्शन होता है। अगर पैंक्रियाज के टीएस को देखते हैं तो इसमें डक्ट्स दिखाई देते हैं, पैंक्रियाटिक एकाइनी दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी दिखाई देते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक अल्फ़ा सेल्स होती हैं और दूसरी बीटा सेल्स होती हैं। अगर अल्फ़ा सेल्स की बात करें तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फ़ा सेल्स एक हार्मोन बनाती हैं जिन्हें ग्लूकागॉन कहा जाता है, जो लीवर से ग्लूकोज तथा फैट टिश्यूज से फैटी एसिड को रिलीज करने में सहायता प्रदान करते हैं।
दूसरी होती हैं बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। डायबिटीज़ मेलिटस के केस में ये देखा गया है कि बीटा सेल इम्यून सिस्टम द्वारा गलती से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। ऐसे केस में ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, जिससे हमें डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ लीवर के बारे में। अगर लीवर की बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स में जिसमें और ह्यूमंस में लीवर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये मेटाबॉलिज्म में एक मेजर रोल प्ले करता है, साथ ही साथ ये ग्लाइकोजन स्टोरेज, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा फंक्शन दिखाता है, शो करता है। ये बाइल का फॉर्मेशन करता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हाई वॉल्यूम बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लीवर जो होती है नॉर्मली इनकी वेट जो देखी गई है वो 1.3 से 3 kg की देखी गई है। ये सॉफ्ट पिंकिश ब्राउन कलर की बूमेरैंग शेप्ड का ऑर्गन होता है, और ऐसा माना जाता है कि लीवर एक सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है या फिर एक बहुत ही लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर इनके एनाटॉमिकल पोजीशन की बात की जाए तो ये अपर एब्डोमेन के राइट साइड में डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है, और लीवर जो होते हैं उनके राइट साइड पर या फिर स्टमक के राइट साइड पर लीवर एक गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन करता है। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें लीवर में, तो लीवर में 2 तरह के ब्लड वेसल्स देखे गए हैं, एक हिपैटिक आर्टरी और दूसरा पोर्टल वेन। हिपैटिक आर्टरी चूँकि सिफेलिक ट्रंक से आते हैं, और पोर्टल वेन स्प्लीन, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। अब मैं बात करती हूँ इनमें क्या प्रोड्यूस होता है। तो लीवर में मेनली जो प्रोडक्शन होता है वो बाइल का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले ये देखा गया है कि लीवर में बाइल बनता है, और ये बाइल कैनालिकुलाई द्वारा या बाइल कैनालिकुलाई द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर इस बाइल को बाइल डक्ट में डाल दिया जाता है, और ये फाइनली रूप से राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में आ जाते हैं। अब ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट में डाल दिया जाता है। यहीं पर एक सिस्टिक डक्ट होती है जो कि गॉल ब्लैडर से आती है, और ये भी कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है और एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। बाइल या तो डायरेक्टली ड्यूोडेनम में आते हैं या फिर बाइल डक्ट से गॉल ब्लैडर में एक सिस्टिक डक्ट द्वारा ले लिए जाते हैं, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों ही एक स्मॉल ओपनिंग से ड्यूोडेनम के सेकेंड पार्ट में खुलते हैं। तो इस स्मॉल ओपनिंग को एम्पुला ऑफ वाटर कहा जाता है। तो यहाँ पर बाइल डक्ट भी एम्पुला ऑफ वाटर यानी कि स्मॉल ओपनिंग से ड्यूोडेनम के सेकेंड पार्ट में आता है। बाइल डक्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देखी गई है जो कि एक ट्री की तरह होता है, इसलिए इनको बाइलरी ट्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लीवर जो है अगर उनका 25% पार्ट भी बच जाए तो ये पूरे के पूरे लीवर को जनरेट करने का या रीजनरेट करने के योग्य होते हैं। यानी कि लीवर का 25%, अगर 75% डिस्ट्रॉय हो जाए और सिर्फ 25% बचे तो ये 25% पूरा का पूरा लीवर फॉर्म कर सकता है, पूरा का पूरा लीवर रीजनरेट कर सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर लीवर के फंक्शन की बात की जाए तो लीवर में
कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको लीवर सेल्स या हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। तो ये हिपैटोसाइट्स ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनका फंक्शन देख लीजिए। लीवर सबसे पहले तो बाइल को बनाते हैं, बाइल को प्रोड्यूस करते हैं और बाइल को एक्सक्रीट करते हैं, जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बाइल को या तो डायरेक्टली ड्यूोडेनम में डाल देते हैं या फिर ये टेम्पोरली रूप से गाल ब्लैडर में स्टोर कर दिए जाते हैं। अगला इनका फंक्शन ये है कि लीवर जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड, लैक्टेट और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसका मतलब ये होता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे 3 टर्म है। पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जिसका मतलब होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। और तीसरा है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ये तीनों एक्टिविटी जो होती है वो लीवर द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा लीवर जो होते हैं वो इंसुलिन और दूसरे हार्मोन्स के ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लीवर बहुत सारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सारे रोल परफॉर्म करते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी लीवर में ही होता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो भी लीवर में ही होता है। इसके अलावा कुछ कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं कि ब्लड को कोएगुलेट होने के लिए, जमने के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें फैक्टर फर्स्ट जिसको फाइब्रिनोजेन कहा जाता है और फैक्टर सेकंड जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। तो यहाँ पर फैक्टर फर्स्ट और फैक्टर सेकंड यानी फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 5, 6, 9, 10 और 11, साथ ही साथ प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटीथ्रोम्बिन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी लीवर में ही होता है। तो देखिए लीवर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी में। लीवर जो है वो अमोनिया को, जैसे कोई यूरिया है तो यूरिया से अमोनिया का भी प्रोडक्शन लीवर में हो सकता है। इसके अलावा लीवर में कुछ सब्सटेंस का स्टोरेज होता है, जैसे कि ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज का ही एक रूप है। तो ग्लाइकोजन को स्टोर लीवर में किया जाता है। साथ ही साथ विटामिन B12, आयरन और कॉपर को भी लीवर में स्टोर किया जाता है। और ये देखा गया है कि ट्राइमेस्टर फीटस में जो लीवर होते हैं वो RBC का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर जो RBC प्रोडक्शन के लिए मेन साइट काम करता है वो लीवर ही मेन साइट का काम करता है। तो लीवर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और बहुत लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, ना सिर्फ डाइजेशन में बल्कि और बहुत सारे प्रोसेस में। इसके बाद मैं बात करती हूँ गॉल ब्लैडर के बारे में। अगर गॉल ब्लैडर की बात की जाए तो ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि लगभग 50 ml की बाइल को स्टोर करने के योग्य होता है, यानी कि एक गॉल ब्लैडर 50 ml बाइल को स्टोर कर सकता है। अगर जब इसमें डाइजेशन में बाइल की ज़रूरत पड़ती है तो ये बाइल को डियोडिनम में दे देते हैं। गॉल ब्लैडर जो होते हैं वो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं।
इनका डार्क ग्रीन कलर इसलिए नहीं होता है कि इनकी टिश्यू ग्रीन कलर की होती है, बल्कि इसमें बाइल जो होते हैं, बाइल आपको पता होगा कि ग्रीन कलर का होता है, तो बाइल होने की वजह से ये भी ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ये लीवर से कनेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ बाइलरी ट्रैक्ट द्वारा डिओडिनम से भी कनेक्टेड होते हैं। गॉल ब्लैडर जो होते हैं वो, इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन यही है कि ये बाइल को टेम्पोरली रूप से स्टोर करने का काम करते हैं, जिसको जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इस बाइल की ज़रूरत पड़ती है तो ये उस बाइल को दे देते हैं, उस बाइल को उसमें सीक्रेट कर देते हैं या फिर उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा और इसका कोई ख़ास फंक्शन तो नहीं देखा गया है, लेकिन ये माना जाता है कि ये कोलेसिस्टोकाइनिन, एक तरह का कोलेसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन जिसको सीसीके कहा जाता है, उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब पहुंचते हैं, जब फैट को इसकी ज़रूरत होती है, यानी फैट के एब्जॉर्प्शन में बाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी बॉडी में फैट जाता है तो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इस एब्जॉर्प्शन के लिए गॉल ब्लैडर बाइल को डिओडिनम में डाल देते हैं, तो वहीं पर कोलेसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। बाइल जो होते हैं वो फैट्स को इमल्सिफाइज कर देते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि लीवर में बाइल का प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन लीवर से ये बाइल गॉल ब्लैडर में आ जाते हैं और गॉल ब्लैडर में बाइल मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और इनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, यानी कि इनकी जो पोटेंसी होती है, इनका जो पोटेंशियल होता है, इनकी एबिलिटी जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है ताकि ये फैट पर आसानी से एक्ट कर सकें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट सेकंड में आपने लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के बारे में समझा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं पार्ट थर्ड में एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करूंगी कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। किसी भी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होगा और साथ ही साथ फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसके बारे में मैं कल डिटेल में बताऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा मैं फीसेस के कंपोजिशन के बारे में भी बताऊंगी, एनर्जी बैलेंस और बॉडी वेट के बारे में बताऊंगी। बीएमआर क्या है, बीएमआर का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, छोटा ही है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं जिसको, तो इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा।